अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो डिस्कशन है ना वो है कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे सैलरी टैक्स होता क्या है। बहुत सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड कराऊंगा। आखिर में एक चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, उस चीज़ को आप लोग कंसिडर कीजिएगा, ठीक है ना। उसको देखिएगा कि हम किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास मंथली सैलरी है, सही है ना। मेरे पास मंथली सैलरी आ रही है, यहाँ पे बोनसेस आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे फ्यूल अलाउंस आ रहा है, सिम अलाउंस आ रहा है, कार अलाउंस आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास एरियाज आ रहे हैं आपके पास 2023 के। हम ये वर्किंग बना रहे हैं कि हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आमिर नाम है, जिसका टैक्स ये 2025 है और इसकी सैलरी टैक्स निकालना है। अच्छा, इसको एरिया जो मिले 2025-23 के मिले। मेडिकल अलाउंस है, साथ साथ हमारे पास ये कार में कंपनी मेंटेन कार भी है और दी हुई है उनको। अच्छा, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे ड्राइवर के सैलरी 25,000 उनको दी जाती है, मोबाइल अलाउंस दिया जाता है। सीनियर पोजीशन में बेसिकली ज़्यादातर कभी कभार मोबाइल अलाउंस दे दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, गोल्डन शेक एंड एट द एज ऑफ रिटायरमेंट जब मिल रहा होता है उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है। ग्रेजुटी क्या और कैसे होगी, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम पढ़ते जाएंगे आज साथ साथ। सबसे पहले हमने हमेशा पढ़ा है कि सैलरी सेक्शन 12 के लिहाज से टेक्स्ट होती है ऑन रिसीट बेसिस, ऐसा ही है। रिसीट बेसिस पे होती है टैक्स। तो जब रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कि हमने इसको बोल दिया कि भाई इस बंदे की 4.5 लाख रुपए को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ फिगर्स भी लिखता जाता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्रॉस वाला, सही है। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये लिखने का जो मकसद था ना, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे, इसका कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कट पेस्ट करके याद आ रहा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद बोनस, बोनस हमेशा एक ही होता है, तो ये एनुअल बोनस है आपके पास। एनुअल बोनस तो इसकी भी सेम टैक्सेबिलिटी है जो ऊपर हमने जैसा रिसीट बेसिस पे, तो ये पूरा का पूरा टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल अलाउंस दिया हुआ है, सही है। आपके पास फ्यूल अलाउंस पर मंथ दिया हुआ है आपके पास, ये पर मंथ 55,000 रुपये। तो मैं इसको 55 मल्टीप्लाई बाय 12 टैक्स। यहाँ मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा, आप ये चीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, कि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने खोला है, ठीक है। और मैं इसको स्किप करके मैं इसके जाता हूँ सेक्शन 12 के ऊपर, ठीक है। ये सेक्शन 12 इसका, ये सेक्शन 12 के, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है अलाउंसेस के बारे में, पढ़िएगा गौर से। एन अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सटेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस, यहाँ से पढ़ेगा। but shall not include an allowance solely expended in the performance of employee's duty of employment। तो आप मुझे एक बात बताएं, वैसे अगर बाय लॉ देखें तो टैक्सेबल है, बट अगर ये 55,000 रुपये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, तो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी के लिए होता है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए होता है, तो क्या ये टैक्स होना चाहिए? नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो मैं इसको ये कह रहा हूँ, मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। क्यों, वजह क्यों है? देखिए, एम्प्लॉय, ये जो चीज़ें लिखी हैं ना इसने, अलाउंसेस ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं जब तक उसके बारे में प्रोवाइडेड ना हो। बट मुझे एक बात बताएं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सटेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रोवाइड, यहाँ से, क्या ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ड्यूटी के लिए होते हैं? मेरे ख्याल से नहीं होते। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि ऐसी कोई अलाउंस जिससे एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज, अपनी परफॉर्मेंस दे सके, एम्प्लॉयर के पास आके काम कर सके। एम्प्लॉयर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करता है कि वो अच्छे एनवायरनमेंट में आके काम करे, ठीक है ना दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर यहाँ पे रिमूवल ऑफ फैक्ट लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट द अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्या, कि भाई आपने फिक्स मंथली से फिक्स बेसिस पे रखा है कि 55,000 रुपये जैसे मैंने रखा है, या परसेंटेज ऑफ सैलरी रखा है। और लिखा हुआ है नीचे के अलाउंसेस विच इज नॉट होली और एक्सक्लूसिवली नेसेसरली एक्चुअली स्पेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, सही है। अच्छा, मुझे एक बात, मैं हम
कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि हम ये क्यों नहीं लेते इन तीनों चीज़ों के बारे में, ये जो है ना, जिनके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर कभी ये हुआ है कि एम्प्लॉय पहले बोले भाई मैं आखिर में अपना खर्चा बताऊंगा, महीने के आखिर में वो तो बोलेगा आप मुझे एक एडवांस दे दें, एक लमसम अमाउंट दे दें, मुझे मेरा फिक्स कर दें, जितना खर्चा हुआ हो जाएगा मेरे पास से, वही मेरा एक्सपेंस होगा, बाकी की आप टैक्सेबल में डालेंगे, क्योंकि रनिंग आइटम चल रहा होता है ना दोस्तों। आप रनिंग आइटम कंटिन्यूसली बेसिस पे चला रहे होते हो, उसके साथ साथ कि भाई ये चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कि भाई कभी वो उसका खर्चा जो होता है, अगर 55,000 रुपये दिए तो कभी 50,000 भी होगा, कभी उसका 60,000 भी हो सकता है, उसका वेरी करता है ना, डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको फिक्स कर दिया जाए कि भाई फिक्स 55 ही देंगे, 55 से 1 रुपया आगे आगे नहीं देंगे। 55 से कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा भी एम्प्लॉयर को पे करना पड़ जाता है, कम भी एम्प्लॉय को पे करना पड़ जाता है। तो इसमें छूट हो सकती है, एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जा सकता है, बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से अपने पास आए सेम अलाउंस में, तो सेम अलाउंस ये हुआ है कि भाई अगर मुझे अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है, मुझे अपने बॉस से बात करनी है, मुझे अपने सीएफओ से बात करनी है, मुझे अपने जीएम से बात करनी है, तो मुझे लाजमी वो करना पड़ेगा ना कॉल। मुझे बोलूँगा अपने एम्प्लॉयर को भाई मुझे फ़ोन अलाउंस, तो मैं अपनी सैलरी से थोड़ी दूंगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रैक्टिकली हम समझेंगे। सिमिलरली कार अलाउंस, सीनियर मैनेजर पोजीशन में बोलते हैं भाई आप एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सन है, आप आराम से आएँ और यहाँ पे काम करें, हम आपको अलाउंस भी देते हैं कार का, कि भाई गाड़ी बहुत महंगी हो गई, नहीं लें, हम आपको अलाउंस देते हैं, अगर आपको चाहिए तो ले लें। ये तीन तीन को मैं कंसिडर करता हूँ, मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है ना। हमने लॉ लिखा हुआ है कि भाई अलाउंसेस हमेशा टैक्सेबल होना चाहिए, सही है ना दोस्तों, टैक्सेबिलिटी। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस चीज़ पे कंक्लूड करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरियस ऑफ 2023। मुझे एक बात बताएं, ये रिसिप्ट कब की है, 2023 की है। अच्छा, हमेशा मैंने बताया है कि टैक्सेबल जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट बेसिस होती है, बट एक एक आपके पास एक एग्जाम्पशन है। आज हम सेक्शन में आ जाते हैं, ये देखें दोस्तों, यहाँ देखें, यहाँ देखिए, ये देखें, एन एम्प्लॉय हु रिसीव एन अमाउंट referred to in subsection clause C of this in a tax year may by reading in notice to the commissioner elect, यहाँ से पढ़ेगा, elect for an amount to be taxed at the rate computed in this और यहाँ पे आप देखिएगा, the employer may by notice in writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at a rate of tax that would have been applicable, that would have been applicable if the salary has been paid in the tax year in which the services are rendered। मिस कहने का मकसद इसका ये है, इस चीज़ों का, इस क्लॉज का कहने का मकसद ये है कि भाई मान लें अभी टैक्स क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, 25 में बहुत ज़्यादा है, 24 में उससे कम था, 23 में उससे कम था, तो एम्प्लॉय के पास ये राइट होता है कि वो रिसिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को छोड़ के रिसीवेबल बेसिस पे कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है रिसिट बेसिस का, याद रख लीजिएगा सर, ये एक्सेप्शन है रिसिट बेसिस टैक्सेबिलिटी का। अगर आपको कोई लोग कहते हैं ना कोई कुछ जुगाड़ बताओ, तो ये एक तरह से जुगाड़ है कि आपका पिछला कोई होगा, अगर उसका रेट कम होगा तो आज का ज़्यादा वाले का रेट नहीं लेंगे, पिछले वाला रेट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया। अच्छा, मेडिकल अलाउंस के बारे में रूल्स में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो होगा वो आपके पास जो बेसिक है वो एग्जाम्पशन हो गया आपका बेसिक सैलरी। आपके पास 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक जितना भी होगा, यानी कि इसका मैं 10% ले सकता हूँ, यहाँ तक की छूट मिल सकती है आपको, अगर मैं इसका 10% ले लूँ, ठीक है, ये आपको छूट मिल सकती है इसमें से। ये तो पर मंथ है, तो पर मंथ आप बढ़ा सकते हैं, सही है दोस्तों। उसके बाद कार का देखिए, कार के बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है 5% 5% फॉर ऑफिशियल यूज एंड 10% फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल, ठीक है।
अब अगर दोनों के लिए होगा तो फिर क्या होगा? बात तो ये होती है 10% 5% के बारे में हमने लिख तो दिया कि 10% इसका होगा 5%। अगर दोनों के बारे में होगा तो प्रैक्टिकली लोग ज़्यादातर लोगों को हम लोग को बेनिफिट देने के लिए 5% भी रखते हैं। आपको गाड़ी दी जाती है, देखिए हम 100% जो है ना, किताब से हट के भी थोड़ा सा, किताब से हट के नहीं, लेकिन जहाँ पे हम एम्प्लॉय को बेनिफिट दे सकते हैं वो बेनिफिट ज़रूर देना चाहेंगे। एम्प्लॉयज़ को हम बोलेंगे भाई हम आपको बेनिफिट देंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या ज़रूरत है ज़्यादा टैक्स पे करने की। लेकिन प्रैक्टिकली लिखा हुआ है 10%, तो 10% भी आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों? ये 5% लगेगा एट द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। हम इसको लॉ से भी देखते हैं, आ जाए। ये देखिए, प्रेक्विजिट्स हमेशा टैक्सेबल होते हैं उस वक्त जब उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ हो। अगर नहीं लिखा हो तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा, इस प्रेक्विजिट्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसके, कि वो जो गाड़ी होती है वो उसको किस तरीके से आप टैक्स करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ड्राइवर हो गया, 100% टैक्सेबल है। सही है, 100%। कोई भी बेनिफिट आपको दिया हुआ हो, कोई भी चीज़, 100%, 100% टैक्स आपके पास। ये पूरा का पूरा पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 25। फ्यूल, ये अच्छा, ये भी मोबाइल अलाउंस और दोनों चीज़ें, ये हम वही कंसिडर करेंगे कि फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर। हम बात करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मिलता है। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। ये जो टैक्स है ये तो ऑलरेडी एम्प्लॉय की सैलरी से निकल गया, तो ये ऑलरेडी टैक्स लिख दूँ मैं इसमें, ऑलरेडी टैक्स लिख दूँ इसमें। और ये वाला जो होगा, अगर रजिस्टर्ड है, अगर पीएफ जो है इनका रजिस्टर्ड है, तो 1/5 ऑफ द बेसिक और ₹150, whichever lower, whichever lower, ये टैक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक सैलरी का ले लें और इसका ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसकी बेसिस पे एम्प्लॉयर के टैक्स पे। जब यहाँ टैक्स हो जाएगा ये दोनों, ये याद हो जाए, जब तो आखिर में एट द रिटायरमेंट आपको पैसे मिलेंगे, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी आपकी। अब ये बात आती है कि अगर कोई अनफंडेड होता है तो अनफंडेड पे आपकी टैक्सेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा। अब अगर फंड क्रिएटेड नहीं किया गया, अगर फंड क्रिएटेड नहीं किया गया, सही है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो वो 100% टैक्सेबल में चले जाएगी, क्योंकि रिसीट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेम से मेरा। गोल्डन शेकेंड का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ना इसका रेट निकलता है, इसे 55,000 रुपये सैलरी थी इसकी, और पिछले सालों की सैलरी उसकी इतनी थी, ये रेट निकल रहा है, इस रेट पे इसका टैक्स होगा। और जो कि सिमिलरली वहाँ पे हमने जो पढ़ा था अभी, यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए लिखा हुआ है, टोटल टैक्स अमाउंट फॉर द प्रेजेंट 3 ईयर्स, प्रेजेंट टैक्स ईयर, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों को कंसिडर किया गया, जो भी उसकी इनकम थी और जो टैक्स था उसको डिवाइड करके जो रेट निकलेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही दोस्तों। सिमिलरली उसके बाद अगर हम ग्रेजुएटी पे जाएंगे तो ग्रेजुएटी पे भी यही होता है, अगर आपकी अनफंडेड ग्रेजुएटी है तो आपके पास 75% ऑफ द रिसीवेबल अमाउंट और 50% ऑफ द रिसीवेबल, सॉरी, 50% ऑफ द रिसीवेबल अमाउंट और ₹75,000, विच एवर लोअर, विच एवर लोअर, विच एवर लोअर, ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिर में हमारे पास आता है एम्प्लॉयर्स लोन। अच्छा, एम्प्लॉयर्स लोन का बारे में बताते हैं कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी अपने एम्प्लॉय को वो वैसा लोन देता है, क्या नाम है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है या रिड्यूस रेट पे देता है। एक तो उन्होंने बोला है कि भाई एक बेंचमार्क रेट है
उतना तो होना चाहिए भाई। यानी कि अगर 6% देता है तो 10% का बेंचमार्क है, तो 4% उसका टैक्स होगा। वो 6% तो उसने दे दिया ना, उसको वापसी कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो 10% एम्प्लॉय की सैलरी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपका लोन या तो 1.5 लिखा हुआ है, अगर ये लोन 9 लाख रुपए का होता है तो आप पे के ऊपर वो बेंचमार्क रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इसकी थी एम्प्लॉयर्स के लोन की। और अगर आपका एक और इसके ऊपर एग्जाम्पशन है कि अगर आपका एम्प्लॉय के पास कोई अकाउंट है, जैसे प्रोविडेंट फंड का है, ग्रेजुटी का है, किसी भी रिटायरमेंट बेनिफिट में प्लान है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्रूव हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आप उसने आपने उसको वेव कर दिया, उसने आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर आपके मज़े हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको कोई आपके ऊपर बेंचमार्क रेट नहीं लगेगा। ये तो बात रही डिस्कशन हमारी इस टैक्सेबल सैलरी को बनाने की। इसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट होता है, वो रेजिडेंट पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान आ जाता है और उसकी फिर इनकम होती है, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें एग्जाम्पशन मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को, रेजिडेंट नॉन नॉन रेजिडेंट की बेस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ हमने आज टैक्सेबल से, अगर आपका कोई इसमें सवाल है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि हाँ यार कोई एक अच्छी चीज़ है जो मुझे समझनी चाहिए या होनी चाहिए, या टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचने के लिए कैसे होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चीज़ के। मैं रैंडम एक ही चीज़ बनाने का मकसद ये है कि जो थियोरेटिकल चीज़ है उसको आप प्रैक्टिकली भी समझें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होगा। अच्छा, अब मेरा जो सेकंड एजेंडा है ना, वो ये है, एक मैं मिसाल लेता हूँ कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ABC, उसके एम्प्लॉयर वन था। अच्छा, हम टैक्स से 2025 की बात करेंगे, ठीक है। उसका एम्प्लॉयर वन था ABC, जिसके जिस जहाँ पे उसने काम किया जुलाई से लेके, ये गलती है ना, अक्सर लोग कर जाते हैं, नवंबर तक का काम किया, ठीक है उसने। और उसका एम्प्लॉयर टू था, उसका नाम था XYZ, ठीक है, समझिएगा। और इसका जो टेन्योर था वो दिसंबर से जून तक का था। मे भी दो लिए, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे उसकी सैलरी जब समझें थी, मैं कहता हूँ 40,000, 45,000, ठीक है। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, बहुत कुछ दिया, तो अब उसकी सैलरी कितनी बन गई? उसकी जो हो गई सैलरी 1,20, ठीक है। समझिएगा बात को, मैं बहुत क्रिटिकल बात करने वाला हूँ। तो जब उसने, अब वो टैक्स बना रहा है, सेक्शन 149 कहता है कि आपको एस्टिमेट करना, सेक्शन 149 कहता है कि आपको एस्टिमेट करना है। यानी कि अगर आप जुलाई में हो, मिसाल है, अगर आप जुलाई 2024 में हो, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को। मैंने यहाँ पे दे दिया जून तक, ठीक है दोस्तों। तो उसकी सैलरी कितनी है? 145, तो मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो जब मैं 45 बेसिस पे करूँगा तो मेरी इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी बन जाएगी? 5,40,000। तो टैक्स ब्रैकेट में नहीं है वो अब, यानी कि इन 4 महीनों में, इन 4 महीने में वो नहीं है टैक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसकी हो जाती है 1,20,000 रुपये। अब वो टैक्स में आ गया दोस्तों, अब वो टैक्स के ब्रैकेट में आ गया। तो कहने का मकसद ये होता है कि आपको पूरे साल की एस्टिमेट रखनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी महीने में हो। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय चेंज किया, यहाँ पे आपकी 1,20,000 हो गई, तो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, बीच की नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मैं बस बोलूँ मेरा 1,20,000 है, तो मैं 1,00,000, आपने सिर्फ क्या किया, 1,20,000, यहाँ पे आपने सम लगाया 1,20,000 और बोला भाई मेरी तो इतने महीने की सैलरी ये थी, बस 8,40,000 पे दूंगा टैक्स, में एक पे नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों केस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है केस। तो आप लोग को एक चीज़ समझनी है इस तरह करके, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आराम से, ठीक है ना दोस्तों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।